Jai Hind student, how are you? We are studying chapter number 4 from history. The topic is the greatest empire, the Mughal Empire. The greatest empire, the Mughal Empire. In the fourth video, student, we will discuss about the reign of औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में कि मुग़लों का जो शासनकाल था ये कैसे आफ्टर रूलिंग औरंगजेब हाउ फॉल ऑफ द मुग़ल अम्पायर कि मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। इस दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी रेन ऑफ औरंगजेब के शासनकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द हेरिटेज ऑफ मुग़ल वर्ल्ड, यानी कि हमने जो ऐतिहासिक बिल्डिंग जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई थी मुग़ल साम्राज्य के द्वारा। तो इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट टू 5 रूलर ऑफ दिस ग्रेट अम्पायर। इस बड़े साम्राज्य के 5 रूलर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे बाबर, हुमायूं एंड अकबर एंड जहांगीर एंड 5th नंबर शाहजहाँ, यानी कि शाहजहाँ के बाद जो है औरंगजेब सिंहासन पर बैठा। तो राइज एंड फॉल ऑफ मुग़ल अम्पायर जो माना जाता है, शुरुआत यानी 1526 से लेकर 1707 तक, यानी कि यहाँ 1707 जो है ये औरंगजेब का लास्ट पावरफुल जो रूलर्स है इस अम्पायर का, ये रूल करता है। 1707 तक ही ये 6 पावरफुल रूलर्स जो है रूल कर पाए। इसके आगे के जो सक्सेसर रहे वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट औरंगजेब रेजिन के बारे में, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में। तो जैसा कि शाहजहाँ की मृत्यु के बाद औरंगजेब सिंहासन पर बैठा। तो सिंहासन पर बैठने के पीछे इसका पर्पस क्या था, कैसे ये सिंहासन पर बैठा, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शाहजहाँ की मृत्यु जेल में हुई। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर लिया था। इम्प्रिजन करने के बाद क्या किया इसने, उसको कैदी बना करके अपने जो महल था उसमें बंदी बना करके बंदी गृह में इसको डाल दिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने आप को जो है दिल्ली की सल्तनत का, दिल्ली साम्राज्य का अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया। तो इन द प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर सके, ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी ये कंस्ट्रक्ट कराई गई थी ड्यूरिंग दी मुगल रूलर्स एंड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहाँ, यानी कि जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो ज़्यादातर शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई, जिनमें से हमारा जो ताजमहल है जो कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमस है और इन द 7 वंडर इट इज़ इंक्लूड, और ये 7 वंडर्स में हमारा आता है, जिसने शाहजहाँ ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ताजमहल इज़ हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया एंड इट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि ये हमारी एक वैश्विक स्तर पर की हेरिटेज है, धरोहर है, जिसको विश्व स्तर पर इसको जाना जाता है। द मुगल अम्पायर शाहजहाँ कंस्ट्रक्ट द फेमस ताजमहल। शाहजहाँ द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई यह संसार की सबसे सुंदर इमारतों में से एक ताजमहल, जो कि वर्ल्ड स्तर पर ये फेमस है। तो पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व के जो टूरिज्म होते हैं इसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए भारत आते हैं। एंड लेट्स एक्सटेंड आवर टॉपिक रेड फोर्ट, जो कि शाहजहाँ के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट कराया गया था। तो इन दी प्रीवियस वीडियो हमने इनके वर्क के बारे में, आर्किटेक्चर के वर्क के बारे में, हमने शाहजहाँ के आर्किटेक्चर के वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड स्टूडेंट, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक विशाल साम्राज्य था और इसमें जो है 2 पावरफुल रूलर्स हुए, यानी कि द ग्रेट अकबर और द ग्रेट औरंगजेब। औरंगजेब ने भी 49 ईयर्स तक भारत पर रूल किया और इससे पहले अकबर
जो भी वो भी लगभग भारत पर 49 ईयर्स तक उसने भी रूल किया। तो इस अंपायर के जो ये दो पावरफुल रूलर्स थे, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने रूल किया भारत पर। तो औरंगजेब के बारे में हम जानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रूलर था जिसने लार्ज स्केल पर इंटॉलरेंस किया, यानी कि जो और अदर धर्म के जो व्यक्ति थे उनके धर्म परिवर्तन कराया, यानी कि इसकी जो रिलीजन्स पॉलिसी रही इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुगल अंपायर, औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स, यानी कि औरंगजेब के बाद का भी मुगलों का शासनकाल चला, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, इतने पावरफुल रूलर्स नहीं थे। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रूलर था जिसने लार्ज स्केल पर अन्य धर्मों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। नॉट ओनली लार्ज स्केल पर इसने धर्म परिवर्तन कराया, बट जो राजपूत महिलाएं थी उनके साथ भी इसने बहुत दुर्व्यवहार किए। उनके भी लार्ज स्केल पर उनको अपहरण किया जाता था। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल, जो भी राजपूतों के साथ जब युद्ध हुए उन्हें जीतने के बाद इसने जो राजपूतों की जो महिलाएं थी उनका अपहरण कर लेता था। इस प्रकार से इसने महिलाओं के साथ भी अत्याचार किए और अन्य धर्मों के लोगों के व्यक्तियों के साथ भी इसने बड़े स्तर के जो है रिलीजन्स को लेकर के इसने इंटॉलरेंस किया, धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया, मजबूर किया। तो औरंगजेब का इतिहास जो है भारत में एक कट्टर मुस्लिम रूलर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसने अपने फादर को भी क्या किया था, इम्प्रिजन करके जेल में कैद कर दिया था, और वहीं पर उसकी जो मौत, जेल में ही उसकी शाहजहाँ की मृत्यु हुई। और शाहजहाँ की मृत्यु के बाद इनमें आपस में क्या हुआ, शाहजहाँ के जो 4 सन थे जो आपस में जो फाइट करने युद्ध के लिए इनमें आपस में संघर्ष विराम शुरू हो गए, जिन कारणों से औरंगजेब ने जो है जबरदस्ती से अपना जो सत्ता थी ये अपना ली, और इस प्रकार से दिल्ली की सल्तनत पर जो है औरंगजेब ने अपना शासन रूल इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस प्रकार से जो 1658 को औरंगजेब ने जो है सिंहासन पर बैठा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में जो जानकारी मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब एजुकेशन भी लेता था, शिक्षा भी ग्रहण की इसने। एंड एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक पागल हाथी ने जो इस पर अटैक कर दिया, तो उसने इतना पावरफुल था कि इसने अपने भाले से उसको अटैक करके एक ही भाले में उसको ख़त्म कर डाला था। तो इसलिए ये इसको पावरफुल भी कहा जाता है, शक्तिशाली सम्राट भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इसकी जो औरंगजेब की जो कट्टरवादी जो फैनेटिज्म वाली जो पॉलिसी थी, रिलीजन वाली जो पॉलिसी थी, वो क्या थी। ये इसने लार्ज स्केल पर किस किस धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। तो सबसे ज़्यादा जो इंटॉलरेंस जो किया वो इसने सिख रिलीजन्स को किया, यानी कि सिख रिलीजन के जो मेजर 9 नंबर के जो गुरु थे, जिनको गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना जाता था, तो इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए इसने फोर्स किया। धर्म परिवर्तन फोर्स करने के लिए जब गुरु तेग बहादुर को कहा गया, तो गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इसको एसोसिएटेड किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इसके बाद जो सिखों के 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, यानी कि जो औरंगजेब ने जो रिलीजन्स इंटॉलरेंस करने की जो पॉलिसी अपनाई हुई थी, उसके अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह ने ये खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका जो रिजल्ट है इनके साथ सिखों के साथ इनके नंबर ऑफ बैटल्स फॉट बिटवीन औरंगजेब आर्मी एंड सिख रूलर्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रूलर थे वो गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसी प्रकार से जो सिखों ने कड़ी टक्कर इनको दी। औरंगजेब क्या था, एक कट्टर मुस्लिम रूलर था, और इसके कितने सन थे, 4, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। इन 1657 सेंचुरी में क्या हुआ बहन, जब शाहजहाँ फैलेल जब वह बीमार पड़ गया, क्योंकि उसको इम्प्रिजन किया हुआ था, कैदी बनाया हुआ था, जेल में डाला हुआ था, तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु होती है जब वह बीमार पड़ जाता है। तो वार ऑफ सक्सेसर जो ब्रोक आउट, तो आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहाँ
तो इनमें अपने सक्सेसर के जो उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी बनने के जो लायक था, उन पे आपस में इन भाइयों में जो है इनमें ब्रोकआउट शुरू हो गया। और इस प्रकार से औरंगजेब ने क्या हुआ, अपने आप को दिल्ली सल्तनत का रूलर डिक्लेयर कर दिया। और इस प्रकार से 1658 को वह सिंहासन पर बैठा। और यहाँ से शुरू हो जाता है औरंगजेब रेन, औरंगजेब रूल, यानी कि औरंगजेब का शासनकाल। तो ही वॉज स्टॉनेंच मुस्लिम एंड इम्पोज्ड ए टैक्स कॉल्ड जजिया टैक्स, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इसको बता चुका हूँ कि ये औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रूलर था, जिसने जो नॉन मुस्लिम रूलर थे, जो नॉन मुस्लिम पीपल थे, जो लोग मुस्लिम धर्म को नहीं फॉलो करते थे, यानी कि हिंदू, सिख और अन्य धर्म के जो लोग थे, उन पर ये एक जजिया टैक्स लगाया गया। ये इसी का परिणाम था कि ये एक कट्टर मुस्लिम रूलर था। और कट्टर यानी कि मुस्लिम इस्लाम धर्म को अधिक मानने वाला था, इस्लाम धर्म को अधिक तवज्जो दी जाती थी। तो इसी पर्पज से, इसी कारण से क्या किया इसने, जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि नॉन मुस्लिम पीपल पर लगाया गया, यानी कि हिंदुओं पर और अन्य धर्म के लोगों पर, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो इंटॉलरेंस किए गए। ही रिवर्स्ड पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप विद राजपूत, यानी कि जो अकबर के टाइम से जो फ्रेंडशिप वाली पॉलिसी जो राजपूतों के साथ चली आ रही थी, औरंगजेब ने वही कंटिन्यू जारी रखी, यानी कि राजपूतों के साथ इनका जो व्यवहार था वो एक फ्रेंडशिप वाला कंटिन्यू चलता रहा। तो इस प्रकार से फ्रेंडशिप विद राजपूत वेस्ट एंड वर अगेंस्ट द रूलर ऑफ मेवाड़, इस मेवाड़, मारवाड़ एंड बुंदेलखंड। तो जो बुंदेलखंड के और मारवाड़ के और जो मेवाड़ के जो रूलर थे, मराठा और सिख और जो राजपूत अन्य जो रूलर थे, तो उनके खिलाफ इसने इन राजपूतों को ही प्रिपेयर किया, तैयार किया, और उन पर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी फोर्स, सेना को भेजा गया। ही सेंट his force to Deccan. He tried to crush the powerful Maratha and fought pitched battle with the Maratha ruler शिवाजी, यानी कि जो मराठा के सबसे पावरफुल जो रूलर थे छत्रपति शिवाजी, उनके अगेंस्ट इसने राजपूतों को ही प्रिपेयर किया, तैयार किया, और उनको डेक्कन के फील्ड में जो है इनको युद्ध क्रश करने के लिए मराठा की पावर को वहाँ पर सेंड किया। यानी कि उस वक्त मराठाओं का दबदबा हो रहा था, यानी कि मराठा अपनी एक हाईएस्ट पीक पर थे, चरम सीमा पर थे, उनका जो स्ट्रेंथ थी वो मजबूत थी। तो औरंगजेब को कहीं ना कहीं ये खटका लगता था, या उसको ये डर रहता था, ये फियर था कि कहीं मराठा जो जिस तरीके से उनके पावर शक्ति कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ये कहीं एक दिन उसके जो शासन पर जो है कब्जा न कर ले, या उनको परास्त न कर दे, या उसके शासन पर काल का एंड ना कर दे। तो इस पर्पज से जो है इसने उसको पहले ही क्रश करने के लिए, उसको दबाने के लिए मराठा अम्पायर को अपनी आर्मी को डेक्कन में भेज दिया। इस प्रकार से जो मराठा जो रूलर थे शिवाजी के साथ, इनका एक कट्टर जो कड़ा युद्ध हुआ। But his Deccan campaigns lead to the financial bankruptcies of the government, which had its effect on the administration. लेकिन कुछ फाइनेंशियल कमी के कारण, यानी कि वित्तीय संकट होने के कारण जो है औरंगजेब को यहाँ से वापस लौटना पड़ा, और उसने इस वजह से, इस डर से जो है इसके एडमिशन सिस्टम पर एक गहरा इफेक्ट पड़ा। ही पॉलिसीज ऑफ इंटॉलरेंस लीड टू दी वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, यानी कि कंटिन्यू इसकी जो इंटॉलरेंस वाली जो पॉलिसी थी, जो दूसरे धर्म को लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाने की जो पॉलिसीज ने इंट्रोड्यूस की हुई थी, वो कंटिन्यू चलती रही। तो इस प्रकार से क्या किया इसने, लार्ज स्केल पर लोगों के धर्म परिवर्तन कराए, जिस कारण से देश में क्या है, अनरेस्ट, यानी कि बेचैनी सी फैली रही, यानी कि जो लोगों के जो और अन्य धर्म को फॉलो करने वाले थे, उनके धर्म संकट में पड़ गए। There were conflict with Ahoms in Assam and Sikh Afghans in the northwest and with the Maratha in the south. तो इस प्रकार से क्या भारत के सारे चारों डायरेक्शन में अहोम्स,
जो कि आसाम से रिलेटेड थे, एक ट्राइबल पीपल थी, जनजाति के लोग थे, उनके लार्ज स्केल पर धर्म परिवर्तन कराए गए। और सिख यानी कि जिसकी अभी मैं आप लोग से बता चुका हूँ, गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि इन्हीं का एग्जाम्पल है, जो इसके अगेंस्ट लड़ा गया। धर्म परिवर्तन के जो लार्ज स्केल पर कराए जा रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसके खिलाफ ये एक संस्था की, एक खालसा पंथ की स्टैब्लिश की, स्थापना की। And most of the European countries who had to set foot on Indian shores and started to associate, और जो लोग यूरोपियन से कंट्री से आए थे एज ए व्यापार करने के पर्पज से, तो जो यहाँ पर आकर के जो सेटल हो गए थे, अब उनके साथ भी इसने क्या शुरू किया, अत्याचार शुरू कर दिए। एंड देयर वॉज जनरल्स अनरेस्ट इन दी होल कंट्री, और इस प्रकार से क्या हुआ, पूरे देश में एक अशांति व्यवस्था फैल गई, अशांति फैल गई, यानी कि सभी धर्म संकट में पड़ गए। यानी कि जो अन्य धर्म के जो अनुयायी थे, उनको इसने जबरन जो मुस्लिम बनाने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। तो हिज पॉलिसी जो टोटल बिल्कुल इंटॉलरेंस वाली रही, तो पूरे देश में क्या हुआ, बेचैनी एक फैल गई। The death of Aurangzeb was beginning of the end of the Mughal Empire, as his sons kept fighting with each other as they divided the empire and become weak and indefensible। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, मुगल साम्राज्य का पतन यहाँ से शुरू हो जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो औरंगजेब के जो पुत्र थे वो आपस में क्या हुआ, फाइट करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये अन्याय संगत रहा, जो आपस में लड़ने लगे, और इस प्रकार से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य ये डिवाइड हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य और कमज़ोर पड़ गया। और इसका बेनिफिट जो और अन्य जो छोटी मोटी रियासतें थी, उन्हें उठाने का यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। और इसी दौरान में क्या होता है, जो ब्रिटिश अंपायर था, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, क्योंकि जहांगीर के समय में ही सर थॉमस रॉय को यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी। तो इसी पर्पज से यूरोपियन के जो मोस्ट ऑफ कंट्री थे, वो यहाँ से भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से क्या हुआ, ब्रिटिश अंपायर ने, ब्रिटिश साम्राज्य के जो मोस्ट ऑफ जो वहाँ के जो रूलर थे, वो कंटिन्यू एक एक करके यहाँ पर इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, और यहाँ से लार्ज स्केल पर व्यापार शुरू हो गया। और यहाँ से क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य की एक नींव रखी गई, यानी कि मुगल साम्राज्य का यहाँ से पतन हो गया, और यहाँ से जो अन्य सक्सेसर रहे मुगल साम्राज्य के, वो कमज़ोर थे। और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में व्यापार के रूप में जो आया था, उसने अपनी फुट होल्ड जमाने शुरू कर दिया, यानी कि पैर जमाने शुरू कर दिए। इस प्रकार से भारत में मुगलों का तो शासन लगभग पतन होना शुरू हो गया, और यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हो गई। यानी कि भारत पर एक और रूल शुरू हो गया, जिस पर भारतीयों को बहुत लार्ज स्केल पर जो है बहुत सारी स्ट्रगल करने पड़े। अब फ्रीडम फाइटर फॉट ए नंबर ऑफ बैटल, ए नंबर ऑफ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर के साथ हमारे बहुत सारे स्ट्रगल हुए, मूवमेंट हुए, तब जाकर के हमें जो है ये स्ट्रगल मिली। क्योंकि इसके साथ भी लगभग नियर अबाउट 200 ईयर्स तक इन्होंने भी हमारे भारत पर, देश पर हुकूमत की। तो इस प्रकार से वन बाई वन करके एक के बाद एक जो रूलर हमारे भारत पर रूल करते रह गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जो देश था, ये इसकी स्ट्रेंथ ये कमज़ोर होती चली गई, और ये कमज़ोर होता चला गया बहुत ज़्यादा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो अब इसके साथ ही क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही ये साम्राज्य कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा जो कि मुगल साम्राज्य के एडमिशन सिस्टम के बारे में। तो कैसा था, वेरियस अपॉइंटमेंट इसमें होते थे इसके प्रशासन व्यवस्था में। तो जो मुगलों का एम्परर थे, तो अल्टीमेट अथॉरिटी इन दी एम्पायर, ही वाज द हेड ऑफ द एडमिशन सिस्टम, यानी कि एम्पायर ही पूरे प्रशासन व्यवस्था का हेड होता था। एम्पायर ही सम्राट ही इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का मालिक होता था, हेड होता था। और इसके बाद इसके जो नीचे अंडर में जो मंत्रिमंडल रहता था, जैसे कि वजीर,
जो कि एक सीनियर मिनिस्टर होता था, एडवाइजर ऑफ द एम्परर एंड ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि उसका वजीर का कार्य सम्राट को सलाह देना होता था और अन्य प्रशासन व्यवस्था के मामले में जो भी सलाह दी जाती थी वो वजीर का कार्य होता था। एंड बख्शी इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि वो मिलिट्री अफेयर के मामलों को देखता था बख्शी। एंड दीवान इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि दीवान को रिवेन्यू सिस्टम का मंत्री बनाया गया। दीवान के जो कार्य होते थे वो रिवेन्यू सिस्टम यानी कि टैक्सेस को देखना होता था। एंड काजी द इंचार्ज ऑफ जुडिशरी, इसका कार्य न्याय व्यवस्था को देखना होता था। काजी का जो जुडिशरी यानी कि न्याय व्यवस्था जिसको कहा जाता है। इसके अलावा खाने सनम द इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड, यानी कि गृह कार्य को देखना होता था। इसके अलावा अमीर तुजक मास्टर ऑफ सेरेमनीज, इसका कार्य जो है मास्टर तुजक का मतलब जो होता है इसका कार्य जो सेरेमनीज होती थी, जो उत्सव वगैरह होते थे उनको उनकी देखरेख करना होता था। इसके अंतर्गत आते थे मीर तारुक के तुजक के। एंड कोतवाल द पुलिस ऑफिसर इन द सिटी, यानी कि सिटी शहर का कोतवाल होता था। और दरोगा द पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता था दरोगा। इसके बाद जो डिवीजन इसका जो किया गया है, तो सबसे पहले जो हेड होता था कौन होता था, एम्पायर, और एम्पायर के नीचे सूबाज होते थे, सरकार होती थी और परगना होते थे, और विलेज यानी कि सबसे छोटी इकाई थी इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की है। मंसूबदारी सिस्टम क्या था, जो कि अकबर के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया, अकबर के द्वारा चला गया। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर। It had a system of ranking for all appointments, determine and salary and privileges, यानी कि जो इसकी मनसूबदारी जो सिस्टम था ये एक रैंकिंग व्यवस्था थी, यानी कि जिस प्रकार की रैंक के आधार पर, यानी कि सैनिकों के आधार पर संख्या के नंबर ऑफ सोल्जर्स, उनके जो हॉर्सेस होते थे उनके आधार पर इनकी रैंक व्यवस्था बनाई गई। तो रैंकिंग वर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मैन एंड हॉर्स द पर्सन कमांडेड, यानी कि जो व्यक्ति उसको कमांड करता था उनकी मैन हॉर्स के नंबर के आधार पर उनकी रैंकिंग व्यवस्था बनाई गई। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो होती है, ईच अपॉइंट वाज रिक्वायर्ड टू द गेट हिज मैन एंड हॉर्स रिव्यू, यानी कि जो सेना के जो व्यक्ति होते थे और उनके जो घोड़े होते थे उनके आधार पर, उनके रिव्यू के आधार पर ही उनका अपॉइंटमेंट किया जाता था। एंड मैन वर रजिस्टर्ड एट द हॉर्स एंड ब्रांडेड दैट अकाउंट वाज मेंटेन, यानी कि जो घोड़े होते थे वो अच्छी किस्म के होने चाहिए थे, उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के आधार पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया, उन्हीं का जो रजिस्टर्ड होता था। एंड द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन वाज विद 7,000 हॉर्सेस एंड हॉर्समैन, यानी कि जो सबसे ऊपर की जो रैंक होती थी, जिस व्यक्ति की 7,000 हॉर्स होते थे और उसके इतने ही घुड़सवार होते थे, तो वो व्यक्ति की जो पर्सन वाली जो रैंक थी वो हाईएस्ट रैंक मानी जाती थी मंसूबदारी सिस्टम में। और उसी के बेस पर इनका सैलरी का और प्रिविलेजेस और जो सिस्टम थे वो डिक्लेयर किए गए थे, बनाए गए थे। एंड कुड अटेंड कोर्ट ऑफ द एम्परर, और उनका कार्य जो सबसे हाईएस्ट रैंक वाले पर्सन होते थे उन्हीं को कोर्ट में जो एम्परर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था, लाया जाता था। इस प्रकार से जो है मंसूबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग दी मुगल अम्पायर, यानी कि ये हमारा अकबर के टाइम का सिस्टम रहा। इसके बाद क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट इकाई थी, यानी कि सबसे जो लोएस्ट रैंक थी वो 20% वाली थी, यानी कि उनमें केवल सिपाही और सर्वेंट आते थे। यानी कि सिपाही, यानी सिपाही का अर्थ होता है सिपाही, और सर्वेंट यानी कि जो नौकर होते थे, वो ये सबसे लोएस्ट रैंक मान जाती थी मंसूबदारी सिस्टम में। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो मंसूबदारी सिस्टम ये एक डिफरेंट रहा और अन्य रूलर की अपेक्षा। एंड एग्रेशन पॉलिसी कैसी थी मुगलों की, यानी कि कृषि संबंधी जो नीति थी वो कैसी रही। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि अकबर के टाइम में जो एक राजपूत व्यक्ति था जिसको मानसिंह टोडरमल, जो कि रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया था टोडरमल को, तो इसी ने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जो भूमि थी, जो लैंड थी, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो मुगल्स मेंटेन ए फेयर कॉन्स्टिट्यूंसी इन दी एग्रीगेशन पॉलिसी, यानी कृषि संबंधी एक इन्होंने पॉलिसी तैयार की
जिसका माइनर चार्जेस वर नोटिस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर द रूलर्स, यानी कि कृषि के आधार पर ही जो कृषि से उत्पन्न होता था, जो कृषि से पैदावारी होती थी, उसी के बेस पर, उसी के प्रोडक्टिव के आधार पर, यानी कि जो कृषि से खेतीबाड़ी से जो पैदा होता था उसी के बेस पर जो इन टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, वही इनकम होती थी रूलर की। तो इस प्रकार से जो है ये एग्रीगेशन पॉलिसी मुगल साम्राज्य ने इंट्रोड्यूस की। एंड टोडरमल जो कि इनका जो रिवेन्यू मिनिस्टर था ऑफ अकबर का, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिवाइजिंग ए न्यू एंड इफेक्टिव लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जिसने एक नया लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे एक नई तकनीकी जो कृषि संबंधी क्षेत्र में आ गई। अंडर दिस पॉलिसी द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, यानी कि इसके अंतर्गत जो लैंड थी इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। सबसे पहली कैटेगरी जो थी, यानी कि सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड होने वाला क्षेत्र, जिसको कहा गया पलास, लैंड दैट वाज रेगुलरली कल्टिवेटेड, यानी कि ये वो क्षेत्र था, यानी कि हाईएस्ट, यानी कि सबसे अधिक फर्टाइल वाला एरिया क्षेत्र, जिसको सबसे ज़्यादा कंटिन्यू रेगुलेट, मतलब निरंतर इसकी निराई गुड़ाई की जाती थी, उस पर कल्टीवेट की जाती थी, खेतीबाड़ी की जाती थी। और सेकंड जो कि उसको 1 से लेकर 2 ईयर्स तक उस लैंड एरिया को छोड़ा जाता था। दूसरी कैटेगरी क्या थी, परॉटी, जो कि अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए इसको जो है अनकल्टिवेट रखा जाता था, यानी कि उसमें निराई गुड़ाई का जो समय था वो 1 साल से लेकर के 2 साल तक जो है उसमें बंद रखा जाता था, यानी कि उसको ऐसे ही छोड़ा जाता था अनकल्टिवेटेड, यानी कि ये रीजन थोड़ा सा कम, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी और अधिक बनाई जा सके। प्रोटी यानी कि अनकल्टिवेटेड फॉर दी 1-2 ईयर्स तक, यानी कि इसको रखा जाता था, यानी कि इसकी जो है खेतीबाड़ी के लिए इसको 1 से लेकर के 2 ईयर्स तक इसको रखा जाता, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी को बनाया जा सके, मेंटेन किया जा सके। एंड चार जो कि अनकल्टिवेटेड 3 to 4 ईयर्स रीजन फर्टिलिटी, यानी कि इस क्षेत्र को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए 3 से 4 वर्ष तक छोड़ा जाता था। फिर इसके बाद जो 4 कैटेगरी की जो भूमि थी वो बंजर, यानी कि इसको आज भी बंजर कहा जाता है, यानी कि वो भूमि बिल्कुल ही कृषि के योग्य नहीं होती थी, तो इसको लीड विच अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ये भूमि बिल्कुल ही कृषि के संबंधी नहीं होती थी, इसको बिल्कुल नकारा जाता था। लैंड of each farmer was measured and assessed for fixing revenue rates based on the crop patterns of the last 10 years, यानी कि जो किसान थे, जो खेतीबाड़ी करते थे, उनसे जो टैक्सेस थे वो उनकी रेट जो दर थी वो बिल्कुल फिक्स, उनके प्रोडक्शन के आधार पर उनकी वो फिक्स की गई थी, जो कि 10 ईयर्स के अंतर्गत के आती थी। Each province is divided into regions with separate rates of the different crops, यानी कि हर प्रांत का जो रेट सिस्टम था, यानी कि दर जो थी, जो टैक्सेस थे वो अलग अलग सेपरेट डिवाइड किए गए थे, अलग अलग रखे गए थे। दिस रेवेन्यू वाज नोन एज जब्त, जिसको जब्त के नाम से जाना गया। ये रेवेन्यू सिस्टम, ये टैक्स सिस्टम कैसे जाना गया, जब्त के नाम से जाना गया। इट वाज कलेक्टेड बाय द हेडमैन और रूरल चीफ्स, देवर कॉमनली कॉल्ड जमींदार, यानी कि ये टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते थे, ये जो परगना के जो सिटीज़ होते थे या जो प्रांत, जो प्रोविंसेस जो डिवाइड किए गए थे, तो उन्हीं के आधार पर एक हेडमैन बनाया जाता था, जिसको हम जिम्मेदार के नाम से जानते थे। उन्हीं के आधार से, उन्हीं के माध्यम से ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, और वो टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद जमींदारों ने क्या करते थे, उस टैक्स को एम्परर तक पहुंचाया जाता था, यानी कि इनका कार्य टैक्सेस कलेक्ट करना होता है इन जमींदारों का। इसके बाद the aggregations and administrative policy of Mughals era did bring about a major change in the system of economy from the early medieval period, यानी कि जो हमारा जो मुगलों का जो पीरियड है ये हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि पहला है हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड और सेकंड हमारा लेटर मेडिवल पीरियड। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो लेटर मेडिवल पीरियड है वो हमारे औरंगजेब के बाद के जो रूलर रहे, औरंगजेब के बाद के जो शासक थे,
वो हमारा लेटर मेडिवल पीरियड कहलाता है। उसमें हमारा जो है लगभग मुगल साम्राज्य मिड ऑफ द 18th सेंचुरी तक जो चलता है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड के अंतर्गत जो रूलर्स आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस की है। तो इस समय क्या हुआ, इसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया इस तरीके से। तो देयर वाज सम कॉन्स्टिट्यूंसी and continuity of the policy. These things more organized and streamlines as the compared and previous period when things change very frequently। यानी कि कंटिन्यू इस प्रकार से एक के बाद जो है जैसे जैसे इन्होंने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की उसमें कंटिन्यू इस प्रकार से चेंजेस आते चले गए, बदलाव आते चले गए। तो ये थी शासन व्यवस्था मुगल साम्राज्य की। However, there was some discontent and a large part of the agriculture produce was taken away, leaving the poor peasant and to survive with वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारे कुछ जो फार्मर थे जिनके पास बहुत ही कम ही सीमित मात्रा में सोर्स होते थे, रिसोर्सेज होते थे, तो उनसे वो इनसे इतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा इनसे असंतुष्ट थे इनमें से। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो खेती बाड़ी से जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाला जो क्षेत्र था वाज टेकन अवे लिविंग द पुअर पीजेंट्स, और उनसे वो ले लिया जाता था। और इस प्रकार से जो गरीब किसान थे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी जो उनके पास इतने सीमित मात्रा में उनके जो रिसोर्सेज होते थे उन्हीं के आधार पर वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते थे, यानी कि वो इनसे इतने संतुष्ट नहीं थे। And then the utilization of wealth collect was paid off soldiers and artisans to some extent, but the primary producers remained a suffer। यानी कि जो प्राइमरी स्तर के जो प्रोड्यूसर थे, व्यापारी वर्ग था, वो प्राथमिक स्तर का वो कंटिन्यू इस समस्याओं को कंटिन्यू जूझता रहा, उन समस्याओं का सामना करता। लेकिन जो वेल्थ थे, जो टैक्सेस थे, वो कंटिन्यू सोल्जर्स को और आर्टिसंस को कंटिन्यू मिलते रहे। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ वो अपर वर्ग के, उच्च श्रेणी के वर्ग के लोगों को ज़्यादा इस साम्राज्य काल में तवज्जो दी गई। इस प्रकार से जो मुगल साम्राज्य का जो एंड हो गया, और इस आगे जो रहा वो हमारा लेटर मेडिवल पीरियड के रूलर्स रहे जिन्होंने इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसने कि भारत की आज़ादी में अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई। क्योंकि इस टाइम में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स आ चुके थे। ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ था, यहाँ पर अपने ढंग से उन्होंने भारतवासियों पर कब्जा कर लिया था, जो इसके एरियाज थे। और जो मुगलों को दिल्ली की सल्तनत थी इस पर हत्या ली थी और दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार से क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य था वो कंटिन्यू वीक हो गया, और इसके जो रूलर्स रहे वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य को यहाँ से कंटिन्यू बिल्कुल पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो इन दिस वे द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड विद द होप this student, thank you and have a nice day।